बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 11A में न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ देखा था। आज हमने इसी सिलसिले में इसका टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करना है। सो आइए बहुत ज्यादा टाइम जाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप सबको पता है न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका यानी कैपिटल एन निकालने का तरीका A माइनस Z होता है, यानी आप मैथ्स नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस कर देते हैं। तो आगे सवाल काफी आसान हो जाता है कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए 23 माइनस 11 हो या 24 माइनस 12 हो, आपको न्यूट्रॉन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, a radium atom RaZ equals 86 emits an alpha particle. The number of protons in the resulting atom is। हमने लेक्चर में बार बार ये देखा था कि अल्फा निकलने से मास नंबर में 4 की कमी आती है और अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। तो अगर इनिशियल एटॉमिक नंबर कितना है 86, तो अल्फा निकलने से इसमें 2 की कमी आ जाएगी और 86 किस में चेंज हो जाएगा? 84 में चेंज हो जाएगा। आपके 87 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी 84। क्वेश्चन नंबर 88, इन यूनिफाइड मास स्केल मास ऑफ द प्रोटॉन इज एक्सप्रेस्ड एज। मैंने आपके साथ तीनों मैसेज एएमयू में डिस्कस की थी और सवाल किसका है? प्रोटॉन का। तो एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन की मास 1.007276 U होती है, यानी 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मच ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अगेन ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, यहाँ पे डिस्कस भी की हुई है, बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। आपके 89 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, यानी एटम की मास का 99.9% न्यूक्लियस में लाई कर रहा होता है। रिपीट, 89th एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियाई इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये भी हमने अगर रूटीन की क्लास अगर आपको याद हो तो डिस्कस किया था, बकायदा ग्राफ डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन या स्टेबिलिटी पहले बढ़ती है, आयरन पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाती है और फिर आयरन के बाद मजीद न्यूक्लियॉन नंबर बढ़ने से स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन में कमी आनी शुरू हो जाती है। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ mass number. Question number 91, if the total binding energies of 1s2, 2he4, fe26, 56 and u92, 235 nuclei are 2.22, 28.3, 492 and 1786 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively, identify the most stable nuclei या न्यूक्लियस आउट ऑफ द फॉलोइंग। बाइंडिंग स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करती है और ये हम बार बार देख चुके हुए हैं कि 26, 56 वाले आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है 8.8 MeV। तो इन सब में सबसे स्टेबल कौन होगा? ऑफ कोर्स आयरन। 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 92, when radiations are emitted from a radioactive element, then it will change into a new element and this process is known as a reactant यानी parent nuclei का प्रोडक्ट यानी डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहलाता है। 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, दैट इज Charlie. Question number 93, a radioactive nucleus X undergoes a series of decays according to the scheme. Scheme आपको इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात है दिखाई दे रही है। If mass number and atomic number of X are 180 and 72 respectively, then the corresponding numbers for X4 are। आपने फाइनल प्रोडक्ट X4 के मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में बताना है। इनिशियल एटॉमिक नंबर कितना था? 72 और मास नंबर कितना था? 180। आप सबको पता है अल्फा निकलने से मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी, तो 180 किस में चेंज हो जाएगा? 176 में। और अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी, तो 72 किस में चेंज हो जाएगा? 70 में। फिर क्या एमिट हुआ? बीटा। तो बीटा निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, तो 176 ही रहेगा। लेकिन बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है, तो 70 किस में चेंज हो जाएगा? 71 में। फिर X3 की तरफ आते हुए दोबारा क्या एमिट हो रहा है? अल्फा। तो मास नंबर में 4 की कमी, तो 176 हो गया 172 और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी 71 किस में चेंज हो गया? 69 में।
और फाइनली क्या एमिट हो रहा है, गैमा, और गैमा निकलने से मास नंबर या चार्ज नंबर चेंज नहीं होता, तो 172 ही रहेगा और 69 ही रहेगा। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 94, रेडियो एक्टिविटी इज अप। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, जी बिल्कुल, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है कि जो ही न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है उसी वक्त वो अपने में से रेडिएशन को एमिट करता है। बी न्यूक्लियर फिनोमेना, जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिविटी एटम को कॉरस्पॉन्ड नहीं करती, न्यूक्लियस को कॉरस्पॉन्ड करती है। चार्ली स्टोकैस्टिक या रैंडम फिनोमेना, इसके बारे में आप कभी भी गेस नहीं कर सकते कब रेडिएशन निकलेगी और कौन सी रेडिएशन निकलेगी। आपके 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी। ये तमाम बिहेवियर रेडियो एक्टिविटी को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिकेज कंसेक्टिवली बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, द चेंज इन न्यूक्लियन नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर। न्यूक्लियन नंबर का मतलब मास नंबर है और एटॉमिक नंबर का मतलब चार्ज नंबर है। नाउ फर्स्ट करें, इनिशियल जो आपके पास न्यूक्लियाई था या पेरेंट न्यूक्लियाई था वो था ZXA, अल्फा निकलने से मास नंबर कम होके A-4 और चार्ज नंबर कम होके Z-2। बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रही और चार्ज नंबर में 1 का इजाफा हो रहा है, तो Z-2 बढ़ के इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, Z-1। और गामा के निकलने से आपको पता है मास नंबर या चार्ज नंबर चेंज नहीं होता, तो न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर में कितने की कमी आ गई, 4 की, और एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आ गई, 1 की, -4 1। 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 96, द यूरेनियम न्यूक्लियस 92-238 undergoes successive decays emitting respectively alpha ray, beta ray and gamma ray. What is the atomic number and atomic mass of the resultant nucleus? फिर एक स्कीम बना देते हैं। इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई क्या था, यूरेनियम, जब अल्फा निकलेगा तो 238 में 4 की कमी कहां पे आ गया, 234, और 92 यानी चार्ज नंबर में 2 की कमी, ये कहां पे आ गया, 90। बीटा निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा, 91, और गामा निकलने से ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, 91 234। आपके 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है, थोरियम इंटू प्रोटॉक्टेनियम प्लस। नो, इस एमसीक्यू को करने के लिए आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यानी जो आपको मिसिंग प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है उसके मास नंबर और चार्ज नंबर ऐसे होने चाहिए कि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब जब प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो मास नंबर ऑलरेडी बैलेंस है, 234 तो यहाँ पे जो कोई भी आपका पार्टिकल होगा या प्रोडक्ट होगा उसका मास नंबर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब या तो बीटा पार्टिकल होगा या एंटी बीटा पार्टिकल होगा या गैमा पार्टिकल होगा। लेकिन जब मैं चार्ज नंबर को देखता हूं तो प्रोटॉक्टेनियम का चार्ज नंबर थोरियम से 1 ज्यादा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पे प्रोडक्ट के पास चार्ज नंबर क्या आना चाहिए, -1, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है मिसिंग पार्टिकल था, एंड विच इज ऑफ कोर्स बीटा। 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी ऑप्शन चार्ली यानी सी। क्वेश्चन नंबर 98, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्वेरल, और बैक्वेरल क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जबकि क्यूरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो क्या होता है, 3.7 × 10⁻10 बैक्वेरल्स। 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बैक्वेरल यानी चार्ली। Question number 99, in a radioactive phenomenon observation shown in the figure where alpha deviates lesser than beta in same electric field not shown in the figure, what is the reason of less deviation of alpha? तो आपने पढ़ा होगा कि जिसकी मास ज्यादा होती है उसकी डेविएशन भी क्या होती है, कम होती है। चूंकि जाहिर सी बात है कि फोर्स का काम क्या है, एक्सेलरेशन पैदा करना। रिकॉल द फॉर्मूला F = ma। तो ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी मास क्या होगी, ज्यादा होगी, फोर्स उसमें लेस एक्सेलरेशन पैदा करेगी, और जिसकी मास क्या होगी, कम होगी, फोर्स उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी। अल्फा और बीटा में से अल्फा आपको पता है हैवियर है, तो अल्फा हैवियर होने की वजह से लेस डेविएशन अंडरगो करेगा। आपके 99 एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली, अल्फा इज हैवियर। और सेम आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी बिहेवियर दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ में पढ़ा होगा कि रेडियस मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी मास ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब वो अपने पाथ से कम डेविएट करेगा। तो अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रिक
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लेस डेविएशन या ज्यादा ऑर्बिटल रेडियस होने की वजह अल्फा का हैवी होना है। आई रिपीट 99 का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 100, कोबाल्ट 57 इज रेडियोएक्टिव एमिटिंग बीटा पार्टिकल्स, द हाफ लाइफ फॉर दिस इज 270 days, if 100 milligram of this is kept in an open container, the mass of cobalt 57 after 540 days will be। अच्छा, इस कोबाल्ट की उसने हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 270 days। इसका मतलब 540 डेज में कोबाल्ट की 2 हाफ लाइफ चली जाएंगी। ये मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है कि 1 हाफ लाइफ इज 270 डेज, तो 540 डेज का मतलब क्या है? 2 हाफ लाइफ। इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 100 ऑफ कोर्स मिलीग्राम में, तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 50, यानी 270 डेज के बाद कितना रह जाएगा? 50, और दूसरी हाफ लाइफ यानी 540 डेज के बाद कितना रह जाएगा? 25 मिलीग्राम। 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 101, इन रेडियो एक्टिविटी द रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके का ताल्लुक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नेचर के साथ होता है, एक्सटर्नल किसी पैरामीटर के साथ नहीं होता, किसी इलेक्ट्रिक या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होता। 101 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, यानी इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड magnetic field। Question number 102, half life period of a radioactive element X is same as the mean lifetime of another radioactive element Y, initially both of them have the same number of atoms then। अच्छा, आपके पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था X और दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट था Y। X की हाफ लाइफ Y की मीन लाइफ के इक्वल है। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हुए दोनों की इनिशियल अमाउंट क्या थी? सेम थी। तो बताएं अब इनमें से हमें कौन सी ऑप्शन गिवन केस को फुलफिल करती दिखाई दे रही है? तो उसने कहा क्या है कि x की हाफ लाइफ इज इक्वल टू y की मीन लाइफ। आप सबको पता है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 ओवर लैम्डा, जिसको ऑफ कोर्स 0.7 ओवर लैम्डा भी लिखा जा सकता है, और मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर लैम्डा। तो आगे मैंने यही किया हुआ है कि x की हाफ लाइफ की जगह क्या आ गया? 0.693 ओवर लैम्डा x, और y की मीन लाइफ की जगह क्या आ गया? 1 ओवर लैम्डा y। 0.693 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा जा सकता है? 0.7, और 0.7 को क्या लिखा जा सकता है? 7/10। तो ये बन गया ये, यानी 7/10 लैम्डा x इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा y। लैम्डा y इधर चला जाएगा, ये सारा फैक्टर उधर चला जाएगा, तो लैम्डा y किसके बराबर आ गया? 10/7 लैम्डा x, और 10/7 1 से ग्रेटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि लैम्डा y इज ग्रेटर देन लैम्डा x। इसका क्या मतलब हुआ कि y का डिके कांस्टेंट x से ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि y का डिकेइंग प्रोसेस x से फास्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि y x के लिहाज से ज्यादा जल्दी डिके करेगा। आपके 102 एमसीक्यू का 102 एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली, यानी y विल डिके एट अ फास्टर रेट देन x। Question number 103, the rate of decay of radioactive element through its lifetime। याद देखिएगा, डिके कांस्टेंट रहता है, लेकिन सवाल डिके कांस्टेंट का नहीं है, सवाल रेट ऑफ डिके का है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसमें हमने देखा था कि जो डिके का रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। मैं वही एग्जांपल कोड कर देता हूं कि अगर इनिशियल अमाउंट 1000 है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 500 की चेंज होकर कितनी रह जाएगी? 500। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 250 की चेंज होकर कितनी रह जाएगी? 250। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 125 की चेंज होकर कितनी रह जाएगी? 125 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ डिके एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, और ये फॉर्मूला भी ये बात शो कर रहा है। एन क्या है? फाइनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन सैंपल। एन नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन सैंपल। लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट, और टी क्या है? ऑब्जर्वेशन का टाइम, और ऑब्जर्वेशन के टाइम के बाद कितनी तादाद रहेगी? एन। तो यहां से अगर मैं इस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी को डिनोमिनेटर यानी नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? एन इक्वल्स एन नॉट ओवर ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी। और आगे काफी सिंपल है कि जैसे जैसे टाइम क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा, सैंपल में रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अमाउंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन ई क्या शो कर रहा है कि जो कमी है वो लीनियरली नहीं हो रही बल्कि एक्सपोनेंशियली हो रही है। 103 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा हैज इनवर्स एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप विद टाइम। क्वेश्चन नंबर 104, a radioactive element has a half life of 2 years, its decayed amount after 8 years will be almost। आपके पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2 साल।
बताएं 8 सालों के बाद उसकी डिकेड अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 इयर्स का मतलब क्या है, एक हाफ लाइफ, या मुझे यूं कहना चाहिए कि एक हाफ लाइफ 2 साल के बराबर है, तो 8 इयर्स का मतलब क्या होगा, 4 हाफ लाइफ। चलिए अब सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज क्या बनेगी कि फर्स्ट के लिए इनिशियल अमाउंट कितनी थी, 60% यानी 100%। तो पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगी, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25% रह जाएगी, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 12.5% रह जाएगी और चौथी हाफ लाइफ के बाद 6.25% रह जाएगी। तो 4 हाफ लाइफ के बाद यानी 8 इयर्स के बाद अनडिकेड कितना रह गया, 6.25। लेकिन सवाल अनडिकेड का नहीं था, सवाल डिकेड का था। तो डिकेड निकालने के लिए हम इनिशियल अमाउंट में से अनडिकेड को माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 6.25 कम्स आउट टू बी 93.75। आपके 104th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। Question number 105. Half-life period of a radioactive element is 20 seconds. Now this is T half-life. At any instant, the number of radioactive nuclei is 1 million. Now this is N naught, initial amount of radioactive element in the given sample. 10 seconds later, now this is observational time, small t. The number of radioactive nuclei left are. 10 सेकंड बाद कितने रह जाएंगे। Now please ध्यान से देखिएगा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसमें एन किसको शो कर रहा है, कितनी हाफ लाइफ चलेगी, इसमें टी हाफ किसको शो कर रहा है, हाफ लाइफ ऑफ द गिवन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन सैंपल, और टी किसको शो कर रहा है, वो टाइम जहां तक हमने सैंपल को क्या किया, ऑब्जर्व किया। हमारी ऑब्जर्वेशन का टाइम कितना था, 10। एन क्या आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गॉन, और उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी थी, 20। ये 20 उधर आके 10 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ चलेगी, हाफ, यानी कितनी हाफ लाइफ खत्म हो रही है, हाफ ऑफ द हाफ लाइफ। नाउ प्लीज अनडिकेड का फॉर्मूला हमें पता है, n इक्वल्स n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। n नॉट क्या था, सैंपल में मौजूद इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद जो कि क्या थी, 10 रेज़ टू पावर 6, और ये n क्या था, 1/2, और 2 रेज़ टू पावर 1/2 कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट 2। आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 106. When a radioactive isotope radium decays in series by the emission of 3 alpha particles and a beta particle, the isotope finally formed is. अच्छा, ये आपके पास रेडियम है, इसमें से जब 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो एक अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 की कमी आती है, तो 3 अल्फा के निकलने से मास नंबर में 12 की कमी आ जाएगी, तो 228 किस में चेंज हो जाएगा, 226 में। इसी तरह एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, तो 3 अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 6 की कमी आ जाएगी, तो 88 किस में चेंज हो जाएगा, 82 में। एंड फाइनली बीटा के निकलने से मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, तो 16 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो 82 किस में चेंज हो जाएगा, 83 में। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। Question number 107. A radioactive element X with a half-life of 2 hours decays given a stable element Y. After a time of t hours, the ratio of X to Y atoms is 1:7. Then T is equal to. अच्छा, आपके पास एक सैंपल था, उस सैंपल में इनिशियली रेडियोएक्टिव एलिमेंट X की अमाउंट क्या थी, 8, और X की हाफ लाइफ उसने कितनी दी हुई है, 2 आवर्स। कुछ टाइम के बाद X जो कि डिके होने के बाद किस में चेंज हो रहा है, Y में चेंज हो रहा है। X और Y की अमाउंट में रेशो क्या है, 1:7। मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूं कि इनिशियली X की अमाउंट क्या थी, 8, और सैंपल में कोई Y नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद X की अमाउंट क्या होगी, 1, और Y की अमाउंट क्या होगी, 7। इसका मतलब 8 में से 7 X के एलिमेंट किस में चेंज हो गए, Y में। तो अब सैंपल में X के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1, और Y के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 7। जबकि इनिशियली जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी तो X की एलिमेंट की तादाद कितनी थी, 8, और कोई Y का एलिमेंट नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियल अमाउंट ऑफ X इज 8, इनिशियल अमाउंट ऑफ X इज 8, अमाउंट ऑफ X आफ्टर T टाइम इज 1/8। मैं फिर बोल रहा हूं, इनिशियल अमाउंट ऑफ X इज 8, amount of X after T time is 1/8. 1/8 is 1/2 raised to power 3. इसका मतलब जो 2 के ऊपर 3 है, ये क्या शो कर रहा है कि कितनी हाफ लाइफ चलेगी, 3 हाफ लाइफ चलेगी। और आगे फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, T इक्वल्स कितनी हाफ लाइफ चलेगी, 3, और
उस x की हाफ लाइफ कितनी थी? 2, तो 3 into 2 comes out to be 6. आपके 107th MCQ का आंसर क्या होगा? 6 hours यानी 4 दिन. Question number 108. In the uranium radioactive series, the initial nucleus is uranium 92-238 and the final nucleus is lead 82-206. When the uranium nucleus decays to lead, the number of alpha particles emitted is and the number of beta particles emitted is. अच्छा, मैं आपको इसको एक शॉर्टकट और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से करवाता हूं, क्योंकि अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी. और तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट में ये है पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि बेसिकली यूरेनियम था, और ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई जो कि बेसिकली लेड था. तो अगर पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है और अल्फा पार्टिकल्स कितने निकाल रहा है? m, और बीटा पार्टिकल्स कितने निकाल रहा है? n. तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान करवाने की कोशिश कर रहा था. रिमेंबर, x क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई. y क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई. m क्या है? निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की तादाद. और n क्या है? निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की तादाद. तो डॉटर न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर क्या होगा? a-4m, और डॉटर न्यूक्लियाई के लिए चार्ज नंबर क्या होगा? Z-2m प्लस n. मैं सारी पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. नाउ प्लीज, हम किसकी बात कर रहे हैं? लेड की, कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? 82, और मास नंबर कितना था? 206. तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 206 इक्वल्स a-4m. ए क्या था? इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई यानी यूरेनियम का मास नंबर, और यूरेनियम का मास नंबर कितना था? 238. तो प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, 206 इक्वल ए की जगह क्या आ गया? 238 माइनस 4m. 4m इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस. 206 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके 238 में से क्या हो जाएगा? माइनस. तो क्या आ जाएगा? 32. 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो कितने अल्फा पार्टिकल्स ने कर रहे हैं? 8. अब जरा बीटा पार्टिकल्स की तरफ आए तो लेड के लिए एटॉमिक नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 82. जबकि इधर क्या लिखा हुआ है? Z-2m प्लस n. तो इसको 82 से क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं. तो Z-2m प्लस n इज इक्वल टू 82. नो, Z क्या था? पेरेंट न्यूक्लियाई का चार्ज नंबर, और पेरेंट न्यूक्लियाई क्या था? यूरेनियम, और उसका चार्ज नंबर क्या था? 92. तो Z की जगह क्या आ गया? 92 माइनस 2, और m की जगह क्या आ गया? 8 प्लस n इक्वल्स 82. 92 माइनस 16 इज 76 प्लस n इक्वल्स 82. 76 उधर जाके 82 में से माइनस हो जाएगा. तो कितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं? 8. और कितने बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं? 6. आपके 108 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 109. Half value period and the mean value period of a radioactive element are denoted by TH and TM respectively. Then routine की क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि half is equal to 0.693 into T mean. 109 MCQ का आंसर होगा बीटा. Question number 110. The decay constant of a radioactive element is 1.5 into 10 raised to power minus 9 per second. Its mean life is. आप सबको पता है कि mean life क्या होती है? 1 over lambda. 1 लैम्डा क्या था? 1.5, जिसको मैंने क्या लिख लिया? 15/10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9. ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 रेज़्ड टू पावर प्लस 9. प्लीज जरा ध्यान से देखें, 10/15 इज 2/3, और 2/3 क्या होता है? 0.667 या 0.666 एंड सो ऑन. तो आपके आंसर के पहले दो नॉन जीरो नंबर्स क्या होंगे? 6 एंड 6. तो आपका आंसर क्या आ सकता है? 66, 6.6, 0.66. और अगर मैं गलत नहीं तो ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है. आपके 1/10 MCQ का आंसर क्या होगा? 6.67 into 10 raised to power 8 यानी बीटा. क्वेश्चन नंबर 111. इफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट्स अ गामा रे. तो आपको पता है गामा के निकलने से ना मास नंबर चेंज होता है ना चार्ज नंबर चेंज होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डीएक्साइट होकर अपनी एनर्जी स्टेट चेंज कर लेता है. आपके 111th MCQ का आंसर होगा चार्ली, यानी its atomic mass as well as atomic number remains same but the energy states change. 112. The radioactivity of an element becomes 1/4 of its original value in 60 seconds. Then the half value period is. अच्छा, आपके पास एक एलिमेंट है, 60 सेकंड में उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी रहती है? 1/4. तो बताएं उसकी हाफ लाइफ क्या होगी. नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, अनडिकेड, चूंकि रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी का ताल्लुक
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ होता है जो अभी डिके नहीं हुए, यानी अनडिकेड है, जो अभी भी एक्टिव है। तो अनडिकेड कितना आ गया 1/4 विच इज 1/2 और ये 2 के ऊपर जो 2 है ये n को शो कर रहा है, स्मॉल n को, विच इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ गॉन। तो 2 हाफ लाइफ जाते जाते कितनी देर लग रही है 60 सेकेंड अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो एक हाफ लाइफ ऑफ कोर्स कितनी देर की होगी 30 सेकेंड की। आपके 1/12 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 113 emission of beta rays in a radioactive decay results in a daughter element showing up। बहुत दफा डिस्कस हो चुका कि बीटा के निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, अगर कुछ चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। मसलन अगर ये नेगेटिव बीटा है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव बीटा है जिसको एंटी बीटा कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर में 1 की कमी हो जाएगी। तो बीटा या एंटी बीटा के निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। आपके 113 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा, यानी चेंजिंग चार्ज बट नॉट इन mass। क्वेश्चन नंबर 114 half life of two radioactive substances A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes। Initially the sample of A and B have equal number of nuclei। After 80 minutes the ratio of remaining number of A and B nuclei is। और प्लीज ध्यान से देखिएगा, A एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या थी 20 मिनट्स, तो 80 मिनट्स तक जाते जाते A की कितनी हाफ लाइफ चली जाएंगी 4, 20, 40, 60, 80। इसका मतलब अगर 80 मिनट तक जाते जाते ए की कितनी हाफ लाइफ चली गई है 4 चली गई हैं, तो फिर ए के कितने एलिमेंट्स अनडिकेड होंगे एन नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर 4। रिमेंबर अनडिकेड का फॉर्मूला एन नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। चल अब अगली बात करें बी के, जिसकी हाफ लाइफ कितनी थी 40 मिनट्स, 80 मिनट्स तक जाते जाते उसकी कितनी हाफ लाइफ खत्म हो जाएंगी 2, 40 एंड 80। तो बी के कितने अनडिकेड रह जाएंगे एन नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर 2। और ये क्या था ए के अनडिकेड एलिमेंट्स, ये क्या था बी के अनडिकेड एलिमेंट्स। आपने इन दोनों की यानी n1 और n2 की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। तो मैंने देखे क्या लिख दिया n1 डिवाइडेड बाय n2। n1 क्या था n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n2 क्या था n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर 2। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये नंबर रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो n1 बाय n2 क्या आ जाएगा n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर 4। जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 2 रेज़ टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा और n नॉट नीचे आ जाएगा। n नॉट और n नॉट हो गया कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 रेज़ टू पावर 4 इज 1/2 रेज़ टू पावर 2 यानी 1/4। आपके 114th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा ऑफ कोर्स बी का। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 द न्यूक्लियस Z हैज द नोटेशन ऑफ एक्स जेड वाई, जिसमें एक्स क्या है एटॉमिक नंबर और वाई क्या है एटॉमिक मास नंबर। द मास डिफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस इज डेल्टा एम। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस न्यूक्लियस। ध्यान से प्लीज देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है या फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा ई इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मास नंबर से डिवाइड कर दें। तो डेल्टा ई ओवर ए इज डेल्टा एम सी स्क्वायर ओवर ए, और इस एमसीक्यू में मास नंबर क्या था वाई, तो ए की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। होपफुली ये तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।